वह है लेसन नंबर 17, दैट इज मैन मेड मटेरियल्स, जिसका दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे। ओके, तो हमने मटेरियल्स के बारे में जो डिस्कशन किया था उसमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, हमने ये जाना। हमारे आसपास हम तमाम टाइप्स के मटेरियल्स जो है वो यूज करते हैं, देखते हैं। इतने सारे नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको हम एक जनरल क्लासिफिकेशन करेंगे इनका, तो हमें दो क्लास मिलेगा। कौन सा दो क्लास मिलेगा? एक है नेचुरल मटेरियल्स, दूसरा है मैन मेड मटेरियल्स। नेचुरली ऑकर्स मटेरियल्स को, जो नेचर में ऑलरेडी है, पहले से ही है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो हम नेचुरल मटेरियल कहते हैं। और मैन मेड मटेरियल मतलब क्या होता है? हमने खुद उसको तैयार किया है, बनाया है। नेचर में जो भी मटेरियल है उसको लेकर हमने ये बनाया है, तो उसे हम कहेंगे मैन मेड मटेरियल्स। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है इसी मैन मेड मटेरियल्स पर है, जिसमें हम तीन मटेरियल्स पर फोकस करने वाले हैं। पहला था प्लास्टिक, दूसरा है थर्माकोल, एंड थर्ड वन इज ग्लास। प्लास्टिक पर फोकस तो हमने कर लिया, आपको याद आ रहा है? हमने कुछ प्लास्टिक पर फोकस किया था, जिसमें 5 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स पे हमने फोकस किया, चर्चा किया, डिस्कस किया। थोड़ा-सा हम क्या करेंगे? रिवाइज़ करेंगे। फिर प्लास्टिक कैसे बनता है और प्लास्टिक का यूज़ कैसे होता है? प्लास्टिक का जो नुकसान क्या है प्लास्टिक से, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है प्लास्टिक, थर्माकोल एंड ग्लास। ये है एक प्लास्टिक का टाइप है। ये है एक थर्माकोल का यूज़, आपने अपने प्रोजेक्ट्स में किया होगा। ग्लासेस तो आपने बहुत जगह देखा ही है, यूज़ करते ही हैं। मेरे चश्मे भी ग्लास लगा हुआ है, आपके टीवी की स्क्रीन के ऊपर भी ग्लास लगा हुआ है ना? आपके आस-पास बॉटल होंगे, वो भी ग्लास के हो सकते हैं। विंडो के ऊपर भी ग्लास लगा हुआ है, तो ये ग्लास भी एक मैन मेड मटेरियल्स ही है। ओके? प्लास्टिक का यूज़ हमारे घर-घर में है, हर जगह है, बहुत जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं बच गया जहाँ पर प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता है। आप देख सकते हैं हमारे घर में जाएँगे, किचन में आस-पास कुर्सी, टेबल, चेयर, कबर्ड, ऐसा कोई सामान नहीं है अब जो प्लास्टिक से नहीं बनता है। ओके? प्लास्टिक तो हर जगह ही मौजूद है। प्लास्टिक को भी 2 टाइप में हम क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। उसका हीट का जो रिएक्शन है उस पर क्या होता है, उस पर हम उसे 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। हीट का रिस्पॉन्स कैसे होता है, उस पर इफेक्ट क्या होता है, उस पर हम 2 टाइप में बांट सकते हैं उसको, जिसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। एक है, दूसरा है थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसको हीट देने पे, गर्म करने पे उसको हम बार बार नया मटेरियल बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो सॉफ्ट हो जाता है, फिर ठंडा करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है, और फिर दूसरा मटेरियल बना सकते हैं। दूसरे शेप का कोई भी हम मटेरियल बना सकते हैं थर्मोप्लास्टिक से। थर्मोसेटिंग जो टाइप है वो, उसको एक बार हीट करेंगे हम, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको फिर कोई शेप देंगे, नया मटेरियल बनाएंगे, और फिर क्या होगा, उसको रीयूज नहीं कर सकते, मतलब रीशेप नहीं कर सकते। फिर से गर्म करेंगे तो वो वापस से पिघलने वाला नहीं है, मोल्ड नहीं कर सकते, वो वेस्टेज हो जाएगा। ओके, तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट। ओके, तो प्लास्टिक का एक कॉमन जो प्रॉपर्टी है दोनों प्लास्टिक के लिए है, वो उसी की वजह से हम इसका ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं। वो जल्दी उसको जंग नहीं लगता है, खराब नहीं होता है, डू नॉट करोड। दूसरा है डू नॉट डिकम्पोज़, वो सड़ता-गलता नहीं है जल्दी। फिर उस पर केमिकल्स का, ह्यूमिडिटी का, मौसम का, पानी का, धूप का ज़्यादा असर जल्दी नहीं होता है। उसको कोई भी शेप में आराम से मोल्ड कर सकते हैं, और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिकल यूज़ गुड्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्लास्टिक का, बराबर है? और हीट के जहाँ पर इफ़ेक्ट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कुकर है, पैन है, उसका जो हैंडल है, वो
किसी मटेरियल का बना होता है, दैट इज़ प्लास्टिक ही होता है, लेकिन वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का होता है। और जो वायर का ऊपर का कवर है वो थर्मोप्लास्टिक टाइप का होता है। और सबसे बड़ी बात, इसका वेट, इसका वज़न जो है वो बहुत हल्का होता है, लाइट वेट होता है और उसको फिर कहीं भी ले जाना, ले आना आसान होता है। आप सोच सकते हो ना, कुकर का हैंडल अगर मेटल का होगा तो पहली बात तो गुड कंडक्टर हो जाएगा हीट का, तो पकड़ नहीं सकते, फ़ायदा क्या है? और अगर हम लकड़ी का हैंडल बनाएँगे वुड का, तो हैवी हो जाएगा और हमको हैवी चीज़ नहीं चाहिए, हमको लाइट वेट चाहिए और ड्यूरेबल चाहिए, ओके? लकड़ी तो जल भी सकता है, ओके? सड़ सकता है, खराब हो सकता है पानी से। तो 2 टाइप का प्लास्टिक हमने जाना, समझा, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। जल्दी-जल्दी हम लोग देख लेते हैं उसके टाइप्स को। देखिए, ये प्लास्टिक आपने देखा होगा, बहुत सारे इसके यूजेस आपने देखा होगा, कौन-कौन से मटेरियल्स इससे बने हुए हैं, कौन-कौन से गुड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये लास्ट टाइम हमने देख लिया था, इसलिए आपको लगता होगा सर वही रिपीट कर रहे हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको रिकॉल कर रहा हूँ कि आप इसको भूल तो नहीं गए। दूसरा था सर थर्मोसेटिंग, ये सब हार्ड मटेरियल जो होता है, लॉन्ग लाइफ मटेरियल जो होता है, जहाँ पर हीट से बचना है, जहाँ पर फायर से बचना है, वहाँ पर ये थर्मोसेट्स का यूज़ ज़्यादा होता है, ओके। गियर्स वगैरह देखो मशीन में लगाते हैं, तो वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, गर्म होता है, लेकिन वो खराब नहीं होता है, इसलिए गियर का यूज़ वहाँ पर होता है। वायर्स एंड केबल्स में शॉर्ट सर्किट होने पर ये जो उसका कोटिंग है, वो जल्दी जलता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आस-पास कोई मटेरियल होगा तो वो तो जल सकता है। लेकिन वायर्स एंड केबल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा आग नहीं पकड़ते। आजकल थर्मोसेट प्लास्टिक से ये बनाया जाता है। ये क्लिप्स वगैरह आप देख रहे हैं, हार्ड होता है ये सब। बहुत सारे नट बोल्ट्स का जो हेड है, वो इस तरह से थर्मोसेट प्लास्टिक यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो उसको पकड़ना ईज़ी होता है, हैंडलिंग ईज़ी होता है। नहीं तो फिर अगर मेटल हेड होगा तो क्या होगा कि हमें प्लायर चाहिए, पकड़ चाहिए, पाना चाहिए, उसको पकड़ के हमें टाइट करना पड़ेगा। लेकिन ये डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। ये अलग-अलग टाइप के थर्मोप्लास्ट है जिसमें हम पीवीसी, पीएस, पीई, पीपी, ये सब टाइप्स हैं थर्मोप्लास्ट के। पॉलीविनाइल क्लोराइड शॉर्ट फॉर्म किसका, ये शॉर्ट फॉर्म इसका है पीवीसी। पॉलीस्टीरीन जो है पीएस, पॉलीथिलीन पीई, पॉलीप्रोपिलीन वो है पीपी एंड टेफ्लॉन कोटिंग आपको पता है कोट होता है, ये भी प्लास्टिक का है जो कि गाड़ी के ऊपर पेंटिंग में वो यूज़ होता है। पेंटिंग के समय जो भी मोटर व्हीकल्स होते हैं उसको लाइफ बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट से बचने के लिए, खराब ना हो जल्दी, उसके लिए उसको टेफ्लॉन कोटिंग होता है। अब बहुत सारे बर्तन में भी होता है, पैन में भी होता है, टेफ्लॉन कोटिंग के लिए प्लास्टिक का ही यूज़ होता है। नायलॉन जो है वो नॉर्मली उसका थ्रेड, धागा, रस्सी, रोप, शीट्स वगैरह बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ होता है। ये कपड़े जैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो मोल्ड आसानी से करके नायलॉन से बहुत सारे मटेरियल्स बनाया जाता है। पाइप वगैरह मोस्टली हम देखते हैं पीवीसी से बना होता है, ये हमने देखा है, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बहुत सारे देखो ये जैकेट्स हैं जो प्लास्टिक रेनकोट्स हैं वगैरह है, पाइप जॉइंट्स है, ये सब पीवीसी, चप्पल्स जो भी हैं आप देख रहे हैं। फिर पीएस नॉर्मली थर्माकोल वगैरह है और हार्ड मटेरियल्स होते हैं बहुत सारे, शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसलिए इसको पैकिंग के लिए भी यूज़ होता है ये, और गियर्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। पॉलीथिलीन बैग वगैरह आपको देखा होगा, टेट्रा पैक बैग, पॉलीथीन बैग, मिल्क बैग, ऑयल बैग्स, ये सब पॉलीथिलीन से बनते हैं। कुछ रबर टाइप के जो पाइप्स होते हैं, वो भी पॉलीथिलीन के बनते हैं। पॉलीप्रोपिलीन के बहुत सारे बकेट्स, जार्स वगैरह बनते हैं, ये सब। मैट्रेस वगैरह भी पॉलीप्रोपिलीन के बनाए जाते हैं, कलरफुल होते हैं अच्छे खासे। थर्मोप्लास्ट में हार्ड मटेरियल का ज़्यादा यूज़ होता है। नहीं, हार्ड, सॉफ्ट दोनों यूज़ होता है और आपने अभी देख लिया इसे। थर्मोसेट्स में नॉर्मली हार्ड मटेरियल होता है, जहाँ पर जैसे बेकेलाइट है, मेलामाइन है,
पॉलीयूरेथीन है, पॉलिएस्टर है, ये सब लॉन्ग लाइफ मटेरियल होता है। दे आर थर्मोप्लास्टिक। बैकलाइट देख रहे हैं ना ये सब? बहुत सारे खिलौने, बैंगल्स बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन उसको मोड़ेंगे तो ब्रेक टूट जाता है। गिरेंगे तो टूट जाएगा, ये बैकलाइट है, लेकिन लाइफ इसकी अच्छी होती है अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो। अब पेन वगैरह के हैंडल देख रहे हैं, बॉडी देख रहे हैं रेडियो वगैरह के, ये सब जितने भी आप इसके कवर या बॉडीज देख रहे हैं, ये सब बैकेलाइट के हार्ड प्लास्टिक है। मेलामाइन जो है वो आप किचन में वेयर जो होते हैं नॉर्मली उससे बनते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना स्पंज वगैरह है, और ये देख रहे हैं ये सीट कवर्स वगैरह जो होते हैं या मैट्रेस जो होते हैं वो पॉलीयूरेथीन से भी बनाए जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखो सीट कवर पॉलीयूरेथीन हर गाड़ी में मोस्टली आपको दिखाई देंगे, जितने भी व्हीकल्स होते हैं तो मजबूत होते हैं पॉलिस्टर। तो इससे ये सब मजबूत मैट्रेस, मैट, रोप्स, इवन बहुत सारे जैकेट्स, मजबूत जैकेट्स पॉलिस्टर से ही बनाए जाते हैं। बहुत सारे कपड़े में धागे भी पॉलिस्टर के होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ये खास बात है इसकी। वैसे सभी प्लास्टिक वाटर प्रूफ होता है। इवन देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी पॉलिस्टर का यूज़ किया जाता है ना, कितना मजबूत होता है। ये तो हमने देख लिया आपको कि प्लास्टिक कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, लेकिन आपको पता है प्लास्टिक हर हमेशा अच्छा तो नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? उसका बैड साइड इफ़ेक्ट भी है, बैड इफ़ेक्ट है हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट में। वो क्या है? उसका डिग्रेडेशन पीरियड, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होता है। अगर हम उसको खराब करेंगे तो उसमें से हार्मफुल केमिकल रिलीज़ होते हैं, बराबर है? जलाकर अगर यूज़ करना चाहें तो। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पर कि कौन-सा मटेरियल का डिग्रेडेशन पीरियड क्या है। जैसे वेजिटेबल आपके घर में आता है, सब्ज़ी वग़ैरह आती है, तो वो नॉर्मली ऐसे ही छोड़ देंगे तो 1-2 वीक में क्या होता है, वो डिग्रेडेशन उसका शुरू हो जाता है, सड़ता है, गलता है और वो खत्म हो जाता है। तो ये है डिग्रेडेबल, इसको कहते हैं। डिग्रेडेबल मतलब जो नेचर में अपने आप वो खत्म हो जाए, खराब हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए, रीयूज़ हो जाए। दूसरा है कॉटन क्लॉथ। अब हमारे जो कपड़े होते हैं, कॉटन के धागा वगैरह जो भी है, कि घर में कॉटन के क्लॉथेस कपड़े यूज़ होते हैं, वो कैसे खराब होगा? तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन 1 साल, 2 साल में वो धीरे-धीरे वो अपने आप डिग्रेड शुरू हो जाता है। तो ये भी डिग्रेडेबल इसको हम बोलते हैं। फिर वुड, लकड़ी, हम लकड़ी का फर्नीचर्स बनाते हैं, बहुत साल तक टिकता है। लेकिन कितने साल टिकेगा? 10-20 साल के बाद वो भी धीरे-धीरे पाउडर हो जाता है, डिग्रेडेशन उसका पीरियड शुरू हो जाता है। तो लकड़ी भी डिग्रेडेबल है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। इट्स ओके। उसके बाद प्लास्टिक का नंबर आता है। तो ये सब देखने के बाद जब हम प्लास्टिक की बात करेंगे, तो थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर, बाप रे! कितना हज़ारों साल में भी प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो सकता। तो डिग्रेडेशन जो पीरियड है उसका बहुत लंबा है। तो इसे हम नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है, मतलब वो अपने आप अगर छोड़ देंगे ऐसे ही तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। आपने नोट किया होगा ना, प्लास्टिक का कैरी बैग यहाँ-वहाँ हम फेंक देते हैं, वो गटर्स में चले जाते हैं, पाइपलाइन में फँस जाते हैं, नदी में चले जाते हैं, नाले में चले जाते हैं और वो वैसे ही पड़ा रहता है और वो कचरा जमा होने लगता है। अगर हम उसको जलाएँगे तो क्या होगा, उससे गैस रिलीज़ होता है जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो बहुत डेंजरस भी है प्लास्टिक को। डिग्रेडेशन पीरियड उसका बहुत लंबा है, तो मटेरियल बहुत खराब भी है। इसलिए इसको क्या करना चाहिए, तो इसको रिसाइकल कर के यूज़ करते रहना चाहिए।
फेंकने से अच्छा है। ओके, तो प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है। ओके, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल विच मेक्स इट अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो पोल्यूशन है इन्वायरमेंट में, ज्यादातर अभी हम देखते हैं वो प्लास्टिक की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मटेरियल है थर्माकोल, और इससे आप अच्छे से पहचानते हो। हमारे आसपास कहीं पार्टी होती है, हमारे घर में प्रोग्राम होता है, तो हम बहुत सारी चीज, अब बर्तन तो स्टील के हैं बट हम धोते नहीं है, मतलब धोने में पानी ज्यादा लगेगा। धोते तो है लेकिन बहुत सारे लोग हैं तो कितना बर्तन लाएंगे, है ना? तो ये सारे सस्ते मटेरियल जो होते हैं, वन टाइम यूज वाले मटेरियल होते हैं, तो बहुत सारे थर्माकोल से बने होते हैं। ओके, पैकिंग के लिए यूज होता है ये। बहुत जगह आप सामान वगैरह खरीदते हैं, बड़े बड़े नाजुक सामान को थर्माकोल शीट की बॉक्स या पैकिंग बनाया जाता है। ये आपको पता है अच्छे से। ये शॉक एब्जॉर्बेंट है, इसलिए क्या होता है जब कोई डेलिकेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे टीवी आपके घर में आ गया, फ्रिज आपके घर में आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, तो कोई भी सामान आ गया जो उसको टूटने फूटने से बचाना है, तो उसकी पैकिंग आपने नोट किया है, तो बड़े से बॉक्स में साइड साइड में थर्माकोल लगे होते हैं अंदर से, ताकि उसको झटका ना लगे, शॉक ना लगे और वो नुकसान ना हो उसका। तो ये थर्माकोल वहां पर ज्यादा यूज होता है। फूड पैकेजिंग में भी आपने देखा होगा, होटल्स में से खाना वगैरह आता है तो इस तरह से बॉक्स में पैक होकर भी आता है। लेकिन इसमें का इसका भी बहुत नुकसान है। ये बहुत गर्म फूड है, गरमा-गर्म फूड हमने डाल दिया और 100 डिग्रीज़ के आसपास टेम्परेचर होगा, तो थर्माकोल क्या होता है उसमें से जो है केमिकल रिलीज़ होना शुरू होता है, वो पिघलना शुरू होता है, लिक्विड स्टेट में जाना शुरू होता है। अब वो लिक्विड जो है जिसमें पॉलीस्टीरीन होता है, बहुत ही डेंजरस, कैंसर होने के चांसेस बहुत है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए, थर्माकोल में गरमा-गरम खाना नहीं लेना चाहिए, खाना चाहिए। ओके, ठंडा मटेरियल से इट्स ओके, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, या वार्म क्लाइमेट में जहाँ पर हीट ज़्यादा है वहाँ पर थर्माकोल का कोई भी सामान यूज़ नहीं करना चाहिए, खासकर खाने का सामान रखने के लिए। ओके, आप आइसक्रीम वगैरह यू देखेंगे उसमें रख, उसके बॉक्स में रख सकते हैं। बहुत सारे जो मेडिसिन है वो भी थर्माकोल के बॉक्स में रखे जाते हैं। ओके, और आप उसको अगर रिसाइकल नहीं कर सकते और डंप करना हो, उसको जलाएँगे तो बहुत नुकसान होता है। आपको पता है बहुत डेंजरस गैस रिलीज़ होता है, ये सब मटेरियल को जलाने से। तो इट हैज़ एडवर्स इफ़ेक्ट। ओके, तो बहुत ज़्यादा नुकसान है ह्यूमन के लिए, एनवायरनमेंट के। तो मैंने बता दिया अभी, थर्माकोल में स्टीरीन होता है जो कि हार्मफुल कंपोनेंट है जिससे कैंसर होता है। वो नॉन बा बायो क्या बोलते हैं डिग्रेडेबल है, तो हम जला भी नहीं सकते, जलाएँगे तो पॉइज़नस गैस निकलता है। गरम खाना होगा तो उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस निकलेगा और खाने में मिक्स हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। पॉली इवन थर्माकोल के फैक्ट्री में काम करने पर भी लगातार बहुत दिन तक जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं वर्कर्स होते हैं, उसमें वो हवा में भी वो जो पॉलीस्टीरीन गैसेस होते हैं उससे बीमारी होने लगती है। चलिए, अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे एक छोटा-सा वीडियो। आपने तो प्लास्टिक, प्लास्टिक सुन लिया, अब हम छोटा-सा वीडियो देखेंगे और कैसे प्लास्टिक बना, उसकी ज़रूरत कैसे हुई। छोटा-सा वीडियो है 5 मिनट का, हम उसको अभी देखेंगे। Today, plastics are everywhere. All of this plastic originated from one small object that isn't even made of plastic. For centuries, billiard balls were made of ivory from elephant tusks. But when excessive hunting caused elephant populations to decline in the 19th century,
Billiard balls makers began to look for alternatives, offering huge rewards. So, in 1863, an American named John Wesley Hyatt took up the challenge. Over the next 5 years, he invented a new material called celluloid, made from cellulose, a compound found in wood and straw. Hyatt soon discovered celluloid couldn't solve the billiard ball problem. The material wasn't heavy enough and didn't bounce quite right, but it could be tinted and patterned to mimic more expensive materials like coral, tortoiseshell, amber, and mother of pearl. He had created what became known as the first plastic. The word plastic can describe any material made of polymers, which are just large molecules consisting of the same repeating subunit. This includes all human-made plastics, as well as many of the materials found in living things. But in general, when people refer to plastics, they're referring to synthetic materials. The unifying feature of these is that they start out soft and malleable and can be molded into a particular shape. Despite taking the prize as the first official plastic, celluloid was highly flammable, which made production risky. So inventors began to hunt for alternatives. In 1907, a chemist combined phenol, a waste product of coal tar, and formaldehyde, creating a hardy new polymer called Bakelite. Bakelite was much less flammable than celluloid, and the raw materials used to make it were more readily available. Bakelite was only the beginning. In the 1920s, researchers first commercially developed polystyrene, a spongy plastic used in insulation. Soon after came polyvinyl chloride, or vinyl, which was flexible yet hardy. Acrylics created transparent, shatterproof panels that mimicked glass. And in the 1930s, nylon took center stage, a polymer designed to mimic silk but with many times its strength. Starting in 1933, polyethylene became one of the most versatile plastics, still used today to make everything from grocery bags to shampoo bottles to bulletproof vests. New manufacturing technologies accompanied this explosion of materials. The invention of a technique called injection molding made it possible to insert melted plastics into molds of any shape, where they would rapidly harden. This created possibilities for products in new varieties and shapes, and a way to inexpensively and rapidly produce plastics at scale. Scientists hoped this economical new material would make items that once had been unaffordable accessible to more people. Instead, plastics were pushed into service in World War II. During the war, plastic production in the United States quadrupled. Soldiers wore new plastic helmet liners and water-resistant vinyl raincoats. Pilots sat in cockpits made of plexiglass, a shatterproof plastic, and relied on parachutes made of resilient nylon. Afterwards, plastic manufacturing companies that had sprung up during wartime turned their attention to consumer products. Plastics began to replace other materials like wood, glass, and fabric in furniture, clothing, shoes, televisions, and radios. Versatile plastics opened up possibilities for packaging, mainly designed to keep food and other products fresh for longer. Suddenly, there were plastic garbage bags, stretchy plastic wrap, squeezable plastic bottles, takeaway cartons, and plastic containers for fruit, vegetables, and meat. Within just a few decades, this multifaceted material ushered in what became known as the plastics century. While the plastics century brought convenience and cost-effectiveness, it also created staggering environmental problems. Many plastics are made of non-renewable resources, and plastic packaging was designed to be single-use, but some plastics take centuries to decompose, creating a huge buildup of waste. This century will have to concentrate our innovations on addressing those problems by reducing plastic use, developing biodegradable plastics, and finding new ways to recycle existing plastic. तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से ये प्लास्टिक बना, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसका रिसाइकल प्रोसेस करना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
तो साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं खोजने में कि भी प्लास्टिक को रिसाइकल कैसे किया जाए ताकि उसको अधिक से अधिक अच्छे से यूज़ किया जाए। ओके? तो हमारा 2 मटेरियल प्लास्टिक का खत्म हो गया और मैन मटेरियल खत्म हो गया। एक है प्लास्टिक, दूसरा है थर्माकोल और तीसरा थर्ड वन है हमारा ग्लास। ग्लास तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन ग्लास में भी बहुत टाइप के ग्लास होते हैं, आपको पता है? सब ग्लास एक जैसा नहीं होता है, कोई ग्लास बहुत महँगा होता है, कोई ग्लास बहुत सस्ता होता है। क्यों होता है? तो उनमें जो क्वालिटी होती है, उनके जो टाइप्स हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लास आप तो पहली बात तो आज बाहर निकलते हैं तो आपको हर जगह दिखाई दे सकता है। आजकल के बिल्डिंग में आप देख रहे हैं बहुत सारे इस तरह से ग्लास कवर्ड लगाए जाते हैं, ग्लास के शीट लगे हुए आपको दिखाई देते हैं बड़े-बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े-बड़े नॉर्मली ये ऑफ़िस के बिल्डिंग में ऐसे हमको दिखाई देते हैं। तो ये कोई नई बात तो नहीं है आपके लिए, ग्लास तो आपने हर जगह देखा है, लेकिन मेन बात क्या है कि ग्लास बनता कैसे है? और आपको बहुत आश्चर्य होगा कि ग्लास किसी ग्लास से तो बनता नहीं है। आप बता सकते हैं कि ग्लास किसी मिट्टी से बनता होगा या किसी रेत से बनता होगा, सैंड से बनता होगा? हैरानी की बात है ना? कैसे ग्लास बन सकता है? तो वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है, उसकी भी एक हिस्ट्री है, उसका भी एक वीडियो है छोटा-सा, अगर समय मिला तो हम दिखाएँगे कि कैसे ये सैंड से ये जो दिख रहा है ना सैंड से ग्लास बनाया जाता है। तो ग्लास कहाँ-कहाँ यूज़ होता है ये आपको पता है, आप घर में आप देख रहे हैं ना कि आप चाहे शरबत का ग्लास हो, पानी पीने के लिए हो, हॉस्पिटल्स में हो, बहुत जगह बल्ब्स आप देख रहे हैं, बल्ब्स, ट्यूब्स, उसमें कवर जो होता है, उसका बॉडी जो होती है, उसमें ग्लास लगे होते हैं। हाँ, एलईडीज़ में तो प्लास्टिक लगे होते हैं, पहले पुराने जो ट्यूबलाइट्स होते हैं उसमें ग्लास लगे होते थे। उसकी ख़ासियत क्या है कि वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, यानी उसके आर-पार हमको दिखाई देता है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है हमको। लाइट आ सकती है, हवा नहीं आएगा उसमें से, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है। और ये किससे बनता है? सैंड से, जिसमें सिलिका होता है, उसको हम मेल्ट कर सकते हैं एट 1700 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर गरम करेंगे, इतना हीट करने के बाद ये पिघल जाता है, फिर हम प्रोसेस करके इसको ठंडा करके ये ग्लास बनाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं, आपको उसमें कुछ अलग-अलग मिक्स करके मटेरियल मिक्स करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास बनाए जाते हैं। तो ये एक छोटा-सा फैक्ट्री का इमेज है जिसमें ग्लास कैसे बनता है और दिखाया गया है। सिंपल सा इमेज है ये, बाद में मैं वीडियो बताऊँगा समय मिला तो। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं रॉ मटेरियल जहाँ पर सैंड आपको डाला हुआ दिखाई देता है। ये है, आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर सैंड भरने के बाद उसको गरम किया जाता है फर्नेस में, हीट बढ़ाया जाता है 1500 टू 700 डिग्री। फिर वो पिघला हुआ जो मेटल है वो आगे ट्रैक पर, स्लाइडर पर वो बढ़ता है, आगे तो रोल किया जाता है, तो शीट में वो कन्वर्ट हो जाता है गरम-गरम। फिर आगे बढ़ते हुए वो ठंडा होता है ट्रैक पर और उसके बाद कटर से क्या करते हैं उसको काट-काट के टुकड़े-टुकड़े में इसका शीट बनाया जाता है, जैसा इसका यूज़ करना हो। शीट बनाना हो तो काटेंगे, बर्तन बनाना हो तो उसको फिर उसके मोल्ड में हम डालते हैं। तो ग्लास किससे बनता है मेनली? सैंड से बनता है। सैंड में सिलिका होता है, उसी सिलिका से ये ग्लास बनता है। तो फर्स्ट टाइप्स हम देख लेते हैं, कुछ टाइप देखेंगे ग्लास के भी टाइप जैसे प्लास्टिक में बहुत टाइप्स हैं, वैसे ग्लास में भी बहुत टाइप्स हैं। सिलिका ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, अल्कली सिलिकेट ग्लास होता है, फिर लेड ग्लास होता है, ऑप्टिकल ग्लासेस होते हैं जो कि जैसे मैंने चश्मा पहना है, दूरबीन होती है, लेंसेज़ होती हैं, उसमें जो ग्लास लगता है क्लियर ग्लास, लाइट वेट ग्लास, वो सब ऑप्टिकल ग्लास है। उसके बाद है कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जहाँ पर कलरफुल
यूज़ होना है। प्रोसेस्ड ग्लास होते हैं जो कि आपके कार्स में, बिल्डिंग्स में ये लगाया जाता है। इसका डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। सिलिका ग्लास पहला है ये। तो ये लैब में आप देख रहे हैं जो बीकर्स वगैरह, जार्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, जो बहुत फाइन, पतले, क्लियर होते हैं, नाजुक होते हैं, लेकिन क्लैरिटी चाहिए, बहुत ही क्लियर ग्लास की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ये सिलिका ग्लास यूज़ होता है। तो लैबोरेटरी के जो भी मटेरियल्स होते हैं ग्लास के, इससे बनते हैं। फिर बोरोसिलिकेट ग्लास भी बनाए जाते हैं, और फिर जो भी कुछ प्रोटेक्शन, जैसे बाहर लाइट प्रोटेक्शन के लिए, से हमें लाइट से प्रोटेक्शन करना है किसी मटेरियल को, दवा रखने का बॉटल्स वगैरह है, तो वो जो बॉटल है वो भी ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाए जाते हैं। थोड़ा-सा वो डार्क शेड में मिलता है। ओके? दवा रखने की बॉटल्स वगैरह उससे ही बनते हैं। दूसरा अल्कली सिलिकेट ग्लास, जो कि सोल्यूबल इन वाटर है, वाटर ग्लास भी इसको बोलते हैं। पानी में मिक्स हो जाता है, उसका जेल बन जाता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इससे एक पेस्ट बनता है जो कि ग्लास को चिपकाने के लिए और बहुत सारे मटेरियल्स को चिपकाने के लिए, ग्लू बनाने में इसका यूज़ होता है। एडहेसिव बनाने में इसका यूज़ होता है। उसके बाद लेड ग्लास से बहुत सारे कलरफुल ग्लास, बल्ब के जो कलरफुल बल्ब होते हैं, उसके ग्लास वगैरह लेड ग्लास से बनाए जाते हैं। क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है ये, नाजुक होता है। ऑप्टिकल ग्लास, ये बहुत महँगे ग्लास हैं। आपने देखा लेंसेज़ वगैरह, ग्लास लेंसेज़, चश्मा, दूरबीन वगैरह जो जो बाइनोकुलर्स होते हैं, उसमें ये सब ऑप्टिकल ग्लास का यूज़ है, जिसमें से लाइट आसानी से पास हो सकता है। ये सब ऑप्टिकल ग्लास के एग्ज़ाम्पल्स हैं। कलर्ड ग्लासेस, कलर बॉटल्स वगैरह, छोटे-छोटे बल्ब्स, कलरफुल बल्ब्स, और देख रहे हैं मॉल वगैरह में बहुत जगह ये कलर्ड ग्लासेस यूज़ होते हैं। प्रोसेस्ड ग्लास, ये आप देख रहे हैं जो कि मजबूत बनाने के लिए, लाइट वेट, मजबूत, मोबाइल का आप देख रहे हैं ना, क्या है ये, स्क्रीन गार्ड, ये सब प्रोसेस्ड ग्लास है। कार के जो ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास है, ये सब प्रोसेस्ड ग्लास है, मजबूत ग्लास है ना, इसमें फाइबर और ग्लास मिक्स होता है। तो प्रोसेस्ड ग्लास इस तरह से यूज़फुल है। आपने बहुत सारे इस तरह से मॉल या रूम, घर, बिल्डिंग्स देखे होंगे जहाँ पर ये बड़े-बड़े ग्लासेस दिखते हैं। ये बहुत नाजुक नहीं होते, मजबूत ग्लास होते हैं। इसको, ये प्रोसेस्ड ग्लास से ही बना होता है। ओके? तो ग्लास के 7 टाइप्स हमने देख लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वीडियो तो है, लेकिन अभी समय नहीं है कि ग्लास कैसे बनता है वो देखने के लिए। आपको देखना है क्या ग्लास कैसे बनता है? आप लोग देखना चाहते हैं तो हम करिए, नहीं तो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं सीधे अपने। इस लेसन से जो एक्सरसाइज है उसको हम देख लेंगे अभी। The world as we know it could not. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। आप लोग अपना माइक्रोफ़ोन ऑन कर लेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, और या तो अपने मैसेज बॉक्स में मैसेज टाइप करके इसका आंसर देंगे। पहला है आपके एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है। प्लास्टिक शोज़ प्रॉपर्टी, हेंस इट कैन बी मोल्डेड टू एनी शेप। चेक कर लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैं सारे लिख देता हूँ एक साथ, और उसके ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक में ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, ये है उसके ऑप्शंस। अभी इसी ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ओके, चलिए। फर्स्ट वन, प्लास्टिक शोज़ प्रॉपर्टी। प्लास्टिक कौन-सा प्रॉपर्टी शो करता है बताओ मुझे?
नीचे जो आंसर है ऑप्शन है उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? प्लास्टिसिटी। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। हो गया। मोटर कार्स की जो कोटिंग होती है उसके बॉडी की, वो कौन से मटेरियल की होती है? मैंने आपको बताया था टेफ्लॉन। कौन सा है? टेफ्लॉन। नेक्स्ट, थर्माकोल मेल्ट्स एट। थर्माकोल पिघल जाता है कितने टेम्परेचर पे? कितना टेम्परेचर होता है? तो स्टार्ट्स होता है मतलब वहां से मेल्ट्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ही वो मेल्ट होना शुरू होता है। नेक्स्ट है डी, ग्लास डिजोल्व इन वाटर। कौन सा ग्लास जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है? अल्कली सिलिकेट, घाटीपाड़ा स्कूल। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। ई, व्हाइल ग्लास प्रोडक्शन मिक्सचर नीडेड टू बी हीटेड अप टू। ग्लास बनाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए वो पूछ रहा है यहाँ पर। So that is approximate 1500 and above. Very good. And being a good shock absorber is used in packing of delicate items. Packing के लिए थर्माकोल। परफेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। तो आप ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लिखा है और आपके एग्जाम में तो आ ही सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे ये सब। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट है हमारा फाइनल, इसमें वो है मैच द फॉलोइंग। हु इज माय पार्टनर? यहाँ पर पार्टनर को चूज करना है कॉलम ए और कॉलम बी में से। कॉलम ए में कौन कौन से लोग हैं भाई? एक है लेड ग्लास, दूसरा बैकेलाइट, थर्ड वन इज थर्माकोल, फोर्थ वन इज ऑप्टिकल ग्लास एंड फिफ्थ वन इज पॉलीप्रोपिलीन। और बी में कौन है उसका पार्टनर? कौन कौन है भाई? एक है प्लेट्स, सेकेंड है मैट्रेसेस, थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक स्विच एंड लेंसेस। चलो अब मुझे पहले बताइए, लेड ग्लास ए का पार्टनर कौन है? लेड ग्लास से कौन सा मटेरियल बनता है? एनीवन? याद करो, लेड ग्लास कलरफुल क्या होते हैं, उससे बनते हैं। कोटिंग बल्ब का जो बॉडी है वो लेड ग्लास से बनता है। ओके, नेक्स्ट, बैकेलाइट एकदम हार्ड है ये, इसका यूज वेरी गुड, इलेक्ट्रिक स्विच, घाटीपाड़ा स्कूल। परफेक्ट आंसर। थर्माकोल, टी, प्लेट्स, वेरी गुड। ऑप्टिक ग्लास, अभी बताया ऑप्टिक ग्लास क्लियर ट्रांसपेरेंट लाइट के हिसाब से, लेंसेस, परफेक्ट। एंड फाइनली पॉलीप्रोपिलीन, ये प्लास्टिक मटेरियल है और इससे क्या बनता है? चटाई वगैरह, मैट्रेसेस आपके रूम का। वेरी गुड, इतना परफेक्ट आंसर दिया है घाटीपाड़ा स्कूल ने भी।